भाद्रपद शुक्ल षष्ठी 1872 ग्रेगोरी कैलेंडर सितंबर 17, 1950 26 मई 2014 से अब तक लगातार तीसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सदस्य हैं। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की आयु में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 1970 वे गुजरात लौटे, उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे गए। गुजरात भूकंप 2001 भुज में भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण श्री नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। श्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया है। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल एसआईटी को अभियोजन पक्ष की कार्यवाही आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त श्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देशप्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के समर्थक दलों यानी राजग को कुल 352 सीटें प्राप्त हुईं। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को रद्द कर दिया। उनके प्रशासन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भी पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।
मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लेडिंग का अनुभव किया है। इसके बाद वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पार्टी ने कुल 240 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के समर्थक दलों यानी राजग को कुल 292 सीटें प्राप्त हुईं। 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। शपथ ग्रहण के बाद वह पहले ऐसे अनकांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जो 1962 के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बराबरी की। नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महेसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वह पैदा हुए 6 बच्चों में तीसरे थे। मोदी का परिवार मोदघाची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वह पूर्णतः शाकाहारी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का भी हाथ बंटाया। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उसकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वह मात्र 17 वर्ष के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी, जबकि नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है, उन दोनों की शादी जरूर हुई परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ बरसों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। नरेंद्र मोदी के मुताबिक एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार व बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। हालांकि नरेंद्र मोदी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जसोदाबेन को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। एक वयस्क के रूप में मोदी की पहली ज्ञात राजनीतिक गतिविधि 1971 में थी जब वे अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए ताकि युद्ध के मैदान में प्रवेश किया जा सके। लेकिन इंदिरा गांधी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने मुक्तिवाहिनी को खुला समर्थन नहीं दिया और मोदी को थोड़े समय के लिए तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। नरेंद्र जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे।
इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी। अप्रैल 1990 में जब केंद्र में मिली जुली सरकारों का दौर शुरू हुआ, मोदी की मेहनत रंग लाई जब गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली। इसी दौरान दो राष्ट्रीय घटनाएं और इस देश में घटीं। पहली घटना थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिसमें आडवाणी के प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेंद्र का मुख्य सहयोग रहा। इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा भी नरेंद्र मोदी की ही देखरेख में आयोजित हुई। इसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया। 1995 में राष्ट्रीय मंत्री के नाते उन्हें 5 प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का काम दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 1998 में उन्हें पदोन्नत करके राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का उत्तरदायित्व दिया गया। इस पद पर वह अक्टूबर 2001 तक काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से पुनः गुजरात लौटकर आ रहे कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में मुसलमानों की हिंसक भीड़ द्वारा आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। इस हादसे में 59 कार सेवकों की दर्दनाक रूप से मृत्यु हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। मरने वाले 1180 लोगों में अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की थी। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया। कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। मोदी ने गुजरात की 10वीं विधानसभा भंग करने की संस्तुति करते हुए राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राज्य में दोबारा चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 127 सीटों पर जीत हासिल की। अप्रैल 2009 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल भेजकर यह जानना चाहा कि कहीं गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की साजिश तो नहीं। यह विशेष जांच दल दंगों में मारे गए कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की शिकायत पर भेजा गया था। दिसंबर 2010 में उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी की रिपोर्ट पर यह फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उसके बाद फरवरी 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह आरोप लगाया कि रिपोर्ट में कुछ तथ्य जानबूझकर छिपाए गए हैं और सबूतों के अभाव में नरेंद्र मोदी को अपराध से मुक्त नहीं किया जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस ने भी यह लिखा कि रिपोर्ट में मोदी के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने की बात भले ही की हो, किंतु अपराध से मुक्त तो नहीं किया। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इतनी भयंकर त्रासदी पर पानी फेरा, अपितु प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न गुजरात के दंगों में मुस्लिम उग्रवादियों के मारे जाने को भी उचित ठहराया। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि एसआईटी की रिपोर्ट को लीक करके उसे प्रकाशित करवाने के पीछे सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक स्वार्थ है। इसकी भी उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई फैसला दिए अहमदाबाद के ही एक मजिस्ट्रेट को इसकी निष्पक्ष जांच करके अविलंब अपना निर्णय देने को कहा। अप्रैल 2012 में एक अन्य विशेष जांच दल ने फिर ये बात दोहराई कि यह बात तो सच है कि ये दंगे भीषण थे, परंतु नरेंद्र मोदी का इन दंगों में कोई भी प्रत्यक्ष हाथ नहीं।
7 मई 2012 को उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जज राजू रामचंद्रन ने यह रिपोर्ट पेश की कि गुजरात के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A 1 क व ख 153B 1 166 तथा 505 2 के अंतर्गत विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य की भावना फैलाने के अपराध में दंडित किया जा सकता है। हालांकि रामचंद्रन की इस रिपोर्ट पर विशेष जांच दल S0I0T0 ने आलोचना करते हुए इसे दुर्भावना व पूर्वाग्रह से परिपूर्ण एक दस्तावेज बताया। 26 जुलाई 2012 को नई दुनिया के संपादक शाहिद सिद्दीकी को दिए गए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा, 2004 में मैं पहले भी कह चुका हूं, 2002 के सांप्रदायिक दंगों के लिए मैं क्यों माफी मांगूं? यदि मेरी सरकार ने ऐसा किया है तो उसके लिए मुझे सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नई दुनिया से फिर कहा, अगर मोदी ने अपराध किया है तो उसे फांसी पर लटका दो, लेकिन यदि मुझे राजनीतिक मजबूरी के चलते अपराधी कहा जाता है तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यह कोई पहली बार नहीं है जब मोदी ने अपने बचाव में ऐसा कहा हो। वे इसके पहले भी ये तर्क देते रहे हैं कि गुजरात में और कब तक गुजरे ज़माने को लिए बैठे रहोगे। यह क्यों नहीं देखते कि पिछले एक दशक में गुजरात ने कितनी तरक्की की? इससे मुस्लिम समुदाय को भी तो फायदा पहुंचा है। लेकिन जब केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया। पिछले 12 वर्षों में यदि एक बार भी गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई तो आप उन्हें कैसे अपराधी ठहरा सकते हैं? उन्हें कौन फांसी देने जा रहा है? बाबरी मस्जिद के लिए पिछले 45 सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे 92 वर्षीय मोहम्मद हाशिम अंसारी के मुताबिक भाजपा में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रांत गुजरात में सभी मुसलमान खुशहाल और समृद्ध हैं, जबकि इसके उलट कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों में मोदी का भय पैदा करती रहती है। सितंबर 2014 की भारत यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने कहा कि नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि वह उस समय मात्र एक पीठासीन अधिकारी थे जो अनगिनत जांचों में पाक साफ साबित हो चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। उसके बाद पिछले 4.5 वर्षों में मोदी सरकार ने कई ऐसी पहलें की जिनकी जनता के बीच खूब चर्चा रही। स्वच्छता भारत अभियान भी ऐसी ही पहलों में से एक है। सरकार ने जागरूकता अभियान के तहत लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करने की दिशा में कदम उठाए। देश को खुले में शौच मुक्त करने के लिए भी अभियान के तहत प्रचार किया। साथ ही देश भर में शौचालयों का निर्माण भी कराया गया। सरकार ने देश में साफ सफाई के खर्च को बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत चुंगी सेस की भी शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन का प्रतीक गांधी जी का चश्मा रखा गया और साथ में एक एक कदम स्वच्छता की ओर टैग लाइन भी रखी गई। स्वच्छ भारत अभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इस अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष में स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है, ताकि बापू की 150वीं जयंती को इस लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में मनाया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान सफाई करने की दिशा में प्रतिवर्ष 100 घंटे के श्रमदान के लिए लोगों को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने मृदुला सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, शशि थरूर, अनिल अंबानी, कमल हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम जैसी 9 नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया कि वे भी स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें। लोगों से कहा गया कि वे सफाई अभियानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करें और अन्य 9 लोगों को भी अपने साथ जोड़े ताकि यह एक श्रृंखला बन जाए।
आम जनता को भी सोशल मीडिया पर #MyCleanIndia लिखकर अपने सहयोग को साझा करने के लिए कहा गया। एक कदम स्वच्छता की ओर मोदी सरकार ने एक ऐसा रचनात्मक और सहयोगात्मक मंच प्रदान किया है जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की सफलता सुनिश्चित करता है। यह मंच प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों और संगठनों के अभियान संबंधी प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति, सरकारी संस्था या निजी संगठन अभियान में भाग ले सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके दैनिक कार्यों में से कुछ घंटे निकालकर भारत में स्वच्छता संबंधी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्वच्छता ही सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2018 को स्वच्छता ही सेवा अभियान आरंभ किया और जनमानस को इससे जुड़ने का आग्रह किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 जयंती वर्ष के औपचारिक शुरुआत से पहले 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले मोदी ने समाज के विभिन्न वर्गों के करीब 2000 लोगों को पत्र लिखकर इस सफाई अभियान का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया, ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके। घांची परंपरा के अनुसार मोदी की शादी उनके माता पिता ने तब की थी जब वह एक बच्चे थे। वह 13 साल की उम्र में जशोदाबेन मोदी से सगाई कर रहे थे। जब वह 18 साल की थीं, तब उन्होंने उनसे शादी की। उन्होंने 2 साल का समय साथ साथ बिताया और जब मोदी हिंदू आश्रमों की यात्रा सहित 2 साल की यात्रा शुरू कर रहे थे। कथित तौर पर उनकी शादी कभी नहीं हुई थी और उन्होंने इसे गुप्त रखा क्योंकि अन्यथा वह शुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक उपदेशक नहीं बन सकते थे। मोदी ने अपने करियर के अधिकांश समय के लिए अपनी शादी को गुप्त रखा। उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को स्वीकार किया जब उन्होंने 2014 के आम चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मोदी ने अपनी मां हीराबेन के साथ करीबी रिश्ता कायम रखा। एक शाकाहारी और टेटोटेलर मोदी की एक मितव्ययी जीवन शैली है और एक कार्यशील और अंतर्मुखी है। गूगल हैंगआउट पर मोदी के 31 अगस्त 2012 के पोस्ट ने उन्हें लाइव चैट पर नागरिकों के साथ बातचीत करने वाला पहला भारतीय राजनीतिज्ञ बना दिया। मोदी को उनके हस्ताक्षर के लिए एक फैशन आइकन भी कहा जाता है, जिनके सिर पर कुरकुरा इस्त्री, आधी बाह का कुर्ता और साथ ही उनके नाम के साथ एक सूट होता है जो पिनस्ट्रिप में बार बार उभरा होता है, जिसे उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की राज्य यात्रा के दौरान पहना था, जो सार्वजनिक था और मीडिया का ध्यान और आलोचना। मोदी के व्यक्तित्व को विद्वानों और जीवनीकारों ने ऊर्जावान, अभिमानी और करिश्माई के रूप में वर्णित किया है। एक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग मिली है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने प्रथम कार्यकाल के पहले वर्ष के अंत में प्यू रिसर्च पोल में उन्होंने 87% की समग्र स्वीकृति रेटिंग प्राप्त की, जिसमें 68% लोगों ने उन्हें बहुत अनुकूल और 93% उनकी सरकार को मंजूरी दी। इंस्टावाणी द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी मतदान के अनुसार उनकी स्वीकृति रेटिंग कार्यालय में अपने दूसरे वर्ष के दौरान लगभग 74% पर बनी रही। कार्यालय में अपने दूसरे वर्ष के अंत में एक अद्यतन प्यू रिसर्च पोल से पता चला कि मोदी ने 81% की उच्च समग्र अनुमोदन रेटिंग प्राप्त करना जारी रखा, जिसमें से 57% लोगों ने उन्हें बहुत अनुकूल रेटिंग दी। कार्यालय में अपने तीसरे वर्ष के अंत में एक और प्यू रिसर्च पोल ने मोदी को 88% की समग्र स्वीकृति रेटिंग के साथ दिखाया। उनका उच्चतम अभी तक 69% लोगों ने उन्हें बहुत अनुकूल रूप से रेटिंग दी। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा मई 2017 में किए गए एक सर्वेक्षण में 77% उत्तरदाताओं ने मोदी को बहुत अच्छा और अच्छा के रूप में मूल्यांकन किया। 2017 की शुरुआत में प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वेक्षण ने मोदी को भारतीय राजनीति में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में दिखाया।
मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर नामक साप्ताहिक विश्लेषण में मोदी ने 13 देशों में सभी सरकारी नेताओं के 22 दिसंबर 2020 तक सबसे अधिक शुद्ध अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की थी। 2 सितंबर 2021 को अमेरिकी आंकड़ा परामर्शदाता फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा पूरा किए गए ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा के कई नेताओं पीछे छोड़ दिया है। 70% रेटिंग के साथ वह सर्वोच्च स्थान पर बने हुए हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित दुनिया के कई नेताओं की रेटिंग पीएम मोदी से काफी कम है। थैंक यू।